दिखाने के लिए एलिमेंट्स को लिखना ना पड़े और उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाए तो उसे ही हम वेन डायग्राम कहते हैं। समझ गया ना, वो बायोलॉजी वाला वेन हो जाएगा। दिस इज वेन डायग्राम। देखो ऑपरेशन का सिंपल मतलब होता है मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में ऑपरेशन तो ये होता है। लड़का लड़की बदल गया, पहले वाले थोड़े मतलब थे अच्छे, खाते पीते करके, तो ए और बी वाले को साथ में लिखो या फिर बी और ए वाले को साथ में लिखो, तो बात तो बराबर है। जब घर टूटता है, ऐसे डाइवोर्स होता है या भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, जो छोड़ के जाता है, तो जो भी छोड़ के जाता है कि सर दे दीजिए तो अपना मिक्सी और वैक्यूम क्लीनर भी हमको दे दीजिए, ऐसा थोड़ी बोलेगा, जाएगा अपना जाएगा। नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। सो वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ इट सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आपके सामने है सेट्स के लेक्चर 3 के साथ। यस, यू हर्ड इट राइट। आज हम लोग करने वाले हैं सेट्स का लेक्चर 3। हम लोग ऑलरेडी लेक्चर 1 और 2 कर चुके हैं और आज लेक्चर 3 में क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग लेक्चर 3 में वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड लॉज ऑफ सेट्स, ये तीनों चीज करने से हमारा पूरा का पूरा सेट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और सेट के जो पिछले 2 सेशंस हमने किए हैं, उसमें पहले सेशन में हमने ये पहले 3 टॉपिक्स किए थे, इंट्रोडक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ सेट्स। दूसरे सेशन में हमने सिर्फ सबसेट किया था, बिकॉज सबसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे हमने यूनिवर्सल सेट और सबसेट्स कैसे लिखते हैं, उसका रेंज, डोमेन, वो सारी चीजें हमने देखी थी। आज के सेशन में वेन डायग्राम पे बहुत सारे सवाल करेंगे, ऑपरेशन सेट पे क्या होता है वो सब देखेंगे, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सारी चीजें जानेंगे, एंड लॉज ऑफ सेट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सेट को जानने और सीखने वाले हैं। Here we go। चलिए जी, हाँ आपको बता दूं, ये सारे सेशंस का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वेदांतो मैथ जेई मेड इजी भी, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहला, वेन डायग्राम क्या होता है, तो देखो ध्यान सबसे पहले ये देना कि वेन डायग्राम है, दिस इज, उल्टा लिख दिया यार, यहां पे भी उल्टा लिख दिया। सो दिस इज वेन डायग्राम, VEN। दिस इज नॉट वेन डायग्राम, नॉट वेन डायग्राम, ये वाला वेन नहीं है, क्योंकि ये वेन का मतलब समझ गया ना, वो बायोलॉजी वाला वेन हो जाएगा। दिस इज वेन डायग्राम। क्लियर? चलो, अब तो वेन डायग्राम का सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं। अब जैसे मान लो ये एक शादी का फोटो है, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल ये भाटिया साहब हैं, ये भाटिया फैमिली है, और इधर लड़कियों की फैमिली है, ये गुलाटी फैमिली है। ठीक है, इन दोनों की शादी हो गई कि भैया भाटिया वेड्स गुलाटी, तो अच्छी बात है, भाटिया और गुलाटी साहब की पूरी फैमिली यहाँ पे आई, एंड दैट्स अ फैमिली पिक्चर। अब अगर मैथमेटिक्स में मेरे को दिखाना है तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, तो ध्यान से समझो। मैं अगर मैथमेटिक्स में दिखाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा ये भट्टी फैमिली या भाटिया फैमिली जो भी है, से फॉर एग्जांपल यहाँ भट्टी फैमिली है, तो ये भट्टी फैमिली हो गई। अब भट्टी फैमिली में सारे वो लोग हैं जो लड़के वाले हैं, जैसे ये हमारा क्या कहते हैं दूल्हा, मिस्टर भट्टी, तो मिस्टर भट्टी और ये उनकी पूरी की पूरी फैमिली, और चूंकि अब इनकी ये वाइफ हो गई है, लॉफुली वेडेड वाइफ, तो अब ये भी भट्टी फैमिली में आ गई। हाँ, पक्की बात। तो मैंने इस पूरे को एक ऐसे सर्कल से दिखा दिया। क्लियर? सारे के सारे भट्टी फैमिली के एलिमेंट्स, अगर मैथमेटिक्स के टर्म्स में बोलूं तो ये सारे एलिमेंट्स, ऑल द भट्टीज आर देयर इन दिस वन सर्कल। अब इसी तरीके से मैं बात करता हूं, ये दूसरा सिंह फैमिली, हमने गुलाटी लिया था, चलो मान लेते हैं सिंह फैमिली। तो अभी जो सिंह फैमिली है, तो ये सिंह फैमिली की बेटी है, और ये उनके सारे रिश्तेदार, तो ये सिंह फैमिली है। अब चूंकि ये इनके लॉफुली वेडेड हस्बैंड है, तो ये भी सिंह फैमिली के हिस्सा तो हुए, ऑब्वियसली, ठीक है, नाम लड़की लड़के का लेती है, बट ऐसा तो कह सकते हैं ना ये फैमिली वाले कि भैया ये हमारा दामाद है, ये हमारे दामाद जी हैं, तो ये इनके परिवार का भी हिस्सा हुआ। अब दोनों परिवारों को जब मेरे को दिखाना है तो मैं इस तरीके से सर्कल में दिखाऊंगा, और ये यहां पे तो आपको सर्कल दिख रहा है, जब मैथमेटिक्स में इसको यूज करते हैं तो हम एलिमेंट्स को दिखाने के लिए इस तरीके का सर्कल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और उन्हीं सर्कल रिप्रेजेंटेशंस को हम वेन डायग्राम कहते हैं। जब हमें दिखाने के लिए एलिमेंट्स को लिखना ना पड़े और उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाए, तो उसे ही हम वेन डायग्राम कहते हैं, और ये इसलिए बनाया जाता है बिकॉज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन कंपेयर टू एनी अदर फॉर्मेट। कहते हैं ना, पिक्चर में जो चीजें दिखा दो वो ज्यादा याद रहती हैं, और ऐसे तो भैया बोल बोल के प्रवचन सुना दो चाहे जितना, सब भूल जाते हैं। इसीलिए टीचर की बातें याद नहीं रहती, लेकिन फिल्मों की बातें याद रहती हैं। ठीक, तो आप इस वेन डायग्राम से भट्टी फैमिली और सिंह फैमिली के थ्रू हमेशा याद रखिएगा, वेन डायग्राम मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स मैथमेटिक्स में इन पिक्टोरियल फॉर्मेट। चलिए जी, अब दोनों अगर मैं साथ साथ दिखा दूं, तो दोनों में अगर साथ साथ दिखाऊं कि भैया यहाँ पे भट्टी फैमिली भी है, सिंह फैमिली भी है, तो ये जो दो लड़के लड़की जो हैं, ये लड़का हो गया, ये लड़की हो गई, यही दोनों वो कारण है जिसकी वजह से दोनों फैमिली जुड़े हुए हैं।
ऐसा ही है ना, यही वो कारण है। तो और यही वो दो लोग हैं जो दोनों फैमिलीज में है। जैसे ये जो लड़का है, ये अपने घर का बेटा है और लड़की के घर का दामाद है। वैसे ही ये जो लड़की है, लड़की लड़के के घर की बहू है, इस घर की बहू है और अपने घर की बेटी है। तो ये दोनों दोनों ही फैमिली के हिस्सा है, मेंबर हैं, और इसीलिए बीच में जो है, इस बीच वाले पोर्शन को, इस बीच वाले पोर्शन को पता है हम क्या कहते हैं? हम इस पोर्शन को कहते हैं इंटरसेक्शन। क्योंकि नाम भी ऐसा ही है, जैसा इंग्लिश में क्या मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब जहां पे दोनों मिल रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो ये पोर्शन इंटरसेक्शन पोर्शन है, और इंटरसेक्शन पोर्शन वो पोर्शन होता है वेन डायग्राम का जहां पे दो जो आपने ग्रुपिंग्स बनाई है उन दोनों के एलिमेंट्स कॉमन हो जाएं। तो देखो ये कॉमन वाला एलिमेंट दिख भी रहा है, दैट्स। चलिए जी, अब शुरू करते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड और कुछ बातें। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी है। तो अब ए और बी को कैसे तुम समझोगे? तो जैसे मान लेते हैं मैं लिखता हूं मेरा जो बी सेट है, मैं बी सेट लिखता हूं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10। 10 या 10 से छोटे वाले सारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी सेट। और मेरा ए सेट है इवन नंबर्स, इवन नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स, ऐसा ही होगा मतलब। और इवन नंबर्स लेस देन 10 का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा 2, 4, 6, 8। अब देखो इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे 2, 4, 6, 8, और फिर यहां लिख रहा हूं 1, 3, 5, 7, 9, 10। ठीक है, बाकी सारे नंबर भी मैंने लिख दिए, हाँ लिख दिए। ये देखो, ये जो पूरा है ये सर्कल तुम कह सकते हो क्या कि यही है बी? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया कि भैया ये हमारा पूरा बी है। अब इस बी में मैं अगर ये वाला गोला बना दूं, ऐसा गोला बना दूं, बर्फी बना दूं, जो कह लो, मैं इसको ए लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना कि भैया ए के अंदर 2 4 6 8 आ गए, और ये 2 4 6 8 बी के भी हिस्सा है, तो इसीलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देखो ए कहां से निकला है? बी से निकला है। और बी में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे नंबर आ गए। क्लियर है? तो बेटा इस तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हमने सेट को भी दिखा दिया, यही हमारा वेन डायग्राम होता है। और ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बट ए और बी बराबर नहीं है। तो हाँ, जाहिर सी बात है, दिख रहा है ए और बी बराबर तो बिल्कुल नहीं है, ए बी का सबसेट है। क्लियर? अब सेकंड में कहता है ए इज नॉट इक्वल टू बी बट हैव सम कॉमन एलिमेंट्स। सम कॉमन एलिमेंट्स, तो भैया ये सम कॉमन एलिमेंट्स में, अब देखो यहां पे कह रहा था सबसेट है, मतलब ये ए जो है ये इसी बी से निकला है। लेकिन अभी इसके विपरीत अगर एक और सिनेरियो बनाते हैं, जैसे मान लो, हाँ एक और सिनेरियो बनाते हैं, ये सिनेरियो बना हुआ है। सिनेरियो एक और क्या बनाते हैं, जैसे मान लो जो मैंने अभी बी बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ए को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। यहां पे क्या था? ए इवन नंबर्स लेस देन 10। मैं करता हूं ए जो है अब मेरा, मैं लिख देता हूं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स लेस देन 13, 13 से कम वाले प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसा लिख दिया। तो बेटा देखो बी क्या रहेगा? बी तो वही रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट 13 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? पहले तो ये देखो। तो 13 से छोटे प्राइम नंबर जो जो हैं, ये हैं 2, 3, 5, 7, 9 तो नहीं है, 11 है। ऐसा है, 13 से छोटा बोला है। तो देखो 2 3 5 7, ये तो यही रहेगा, 2 3 5 7, ये यही रहेगा। लेकिन 11 यहां पे रहेगा, समझ पा रहे हो क्या? ये थोड़ा सा बी से बाहर रहेगा, 11 वाला। तो 11 यहां बैठा रहेगा, यहां जगह नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा, बट यहाँ पे ये एकदम छोटू सा पार्ट है, यहाँ पे इस पोर्शन में 11 बैठा हुआ होगा। और बाकी 2 3 5 7 कर ही दिया है, तो 1 4 6 8 9 10, ये सारे नंबर यहां रहेंगे। तो देखो ये एग्जाम्पल हो गया कि ए और बी में कुछ पार्ट कॉमन है, बट हर पार्ट कॉमन है ऐसा नहीं है। ये वाले में हर पार्ट ए का, हर पार्ट बी के कॉमन है, इसीलिए इसको कहा था हमने ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, और ए और बी बराबर भी नहीं है, बट दोनों में कुछ तो कॉमन है। तो कुछ कॉमन दिख गया, तो इसे ही कहते हैं वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन, एंड दैट्स द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट जैसा मैंने अभी दिखाया था,
से फॉर एग्जांपल यहाँ पे वही सेम चीज बना सकते हैं जैसे बी में हमने बोला था ना कि ए का वो वाला पार्ट 11 वाला पार्ट कॉमन नहीं है। और कौन कौन कॉमन था? 2 3 5 7। तो 2 3 5 7 और यहाँ पे 1 4 6 8 और 9 10 लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। चलिए जी, अब सवालों को अब अगर आप यहां तक सारी चीजें समझ गए हैं तो अब आपका वेन डायग्राम वाला पार्ट क्लियर है। अब अगर आपका वेन डायग्राम वाला पार्ट क्लियर है तो अब इसको थोड़ा सा और अप्लाई करके कुछ और सवाल बनाते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए ये सवाल है, कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 है और ए में है 1 3 5 7 और बी में है 2 4 6 7। देन रिप्रेजेंट द सेट्स एज वेन डायग्राम। थोड़ा सा और देखते हैं वेन डायग्राम को। तो यू तो यूनियन सारे नंबर्स हैं। अब एक बात बताओ, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो इसमें मेरे को दिख रहा है 2 4 6 7। अच्छा हाँ, 7 कॉमन दिख रहा है, दोनों में 7 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर मैं ए बनाऊं और मैं बी बनाऊं तो उसमें कुछ कॉमन तो है, तो इसमें इंटरसेक्ट तो कराना पड़ेगा क्योंकि कॉमन पार्ट है। तो ए का कॉमन पार्ट और बी का कॉमन पार्ट है 7। मान लेते हैं ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ऐसा ही है। अब ए में 1 3 5 1 3 5 ये यहाँ पे रहेगा और बी में क्या है 2 4 6 तो 2 4 6। क्लियर? अब हमारे पास यू भी है। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे नंबर्स हों। हाँ, तो सारे नंबर्स निकले यहीं से हैं। बट कोई ऐसा नंबर है क्या जो ए और बी दोनों में नहीं है? कुछ भी ऐसा है तो देखो जरा। तो मेरे को दिख रहा है पहले एक है, हाँ 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है बस। देखो 8 कहीं नहीं है, ना ही ए में है ना ही बी में है। तो मैं ऐसा करूंगा, एक और बड़ा डब्बा बना दिया और मैंने बोल दिया ये हमारा यू है, यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर ए और बी है। लेकिन 8 यहाँ पे बैठा है क्योंकि 8 ना ही ए में है ना ही बी में है। तो देखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मान के समझो या सोच के देखो कि अगर ये नंबर तो चलो 8 नंबर थे, अगर ऐसे 80 नंबर होते तो 80 नंबर में खोजना कि कितने कॉमन हैं कितने नहीं कॉमन है, कौन दोनों में नहीं है, कौन बाहर बैठा है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, देखो तुरंत पता चल जा रहा है। अच्छा 8 ऐसा नंबर है जो दोनों में नहीं है, 7 नंबर दोनों में कॉमन है, तो अब इतना खोजना नहीं पड़ेगा ना। यही तो फायदा होता है वेन डायग्राम का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, तो बन गया सेम चीज। अब ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, तो अब इस पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? तो देखो ऑपरेशन का सिंपल मतलब होता है मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में ऑपरेशन तो ये होता है, मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब होता है भैया प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही होता है। लेकिन ये अलजेब्रा के हैं, सेट्स में ऐसा नहीं होते हैं क्योंकि भैया सेट में प्लस माइनस तो चलो सोच भी सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं सोच सकते। तो देखते हैं अभी सेट्स में क्या क्या ऑपरेशन है। तो यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, फिर आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, फिर आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई टाइप का सोच सकते हो लेकिन उससे अलग है। ठीक है, तो समझते हैं यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है। तो देखो वापस से हम परेशान करते हैं भट्टी फैमिली को और सिंह फैमिली को। तो अभी मैंने क्या बताया कि जैसे ये भट्टी फैमिली और सिंह फैमिली, थोड़ा सा पिक्चर चेंज हो गया, बार बार एक ही पिक्चर नहीं, हमने सोचा तुमको भी तो कुछ नया मिलना चाहिए ना। तो अभी देखो उस बार ये भट्टी फैमिली ये वाली इधर इधर हो गई, पिछले बार उन्होंने इधर होके फोटो खिंचाया था, तो वो हो गई भट्टी फैमिली, ये हो गया सिंह फैमिली। ठीक, लड़का लड़की बदल गए यार, पहले वाले थोड़े मतलब थे अच्छे, खाते पीते घर के। हाँ, अब ध्यान से समझो, यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है कि ये पूरी एक फैमिली है। तो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होगा ये पूरी एक फैमिली हो गई। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब ये हो गया जो कॉमन है। देखो बहुत सिंपल भाषा में समझा दिया, दोबारा बताता हूं थोड़ा और क्लियर करके। इंटरसेक्शन का मतलब हमेशा समझना कॉमन एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या समझोगे? कॉमन एलिमेंट्स। तो भैया दोनों दोनों पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, दोनों गोले में कॉमन कहां दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है साफ साफ यही वाला पार्ट। भैया लड़का लड़की ही कॉमन है दोनों फैमिलीज में, भट्टी फैमिली और सिंह फैमिली में। लड़का लड़की के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो ये आपका बन गया इंटरसेक्शन। ये जो रीजन है, मैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ये जो रीजन है बेटा, यही रीजन आपका बनेगा इंटरसेक्शन। और इस इंटरसेक्शन को दिखाते कैसे हैं? तो अगर आपने इस सेट को ए माना है और इस बाजू वाले गोले को बी माना है, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है जिसमें लड़का लड़की है, जिसकी वजह से ये फैमिली जुड़ी है, इसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन का साइन ऐसा उल्टा वाला यू होता है। ठीक है, यू को उल्टा कर देते हैं। तो यू को सीधा रखते हैं तो क्या होता है? तो सीधा रखते हैं तो यूनियन होता है। अब यूनियन का क्या मतलब? तो यूनियन का मतलब ये कि अब जैसे मान लो शादी हुई, तो शादी हुई तो भाई किसी होटल में बुक करके शादी किए होंगे। तो होटल वाले को क्या बोलेंगे?
भट्टी साहब ये बोलेंगे हमारे 10 लोग हैं तो हम 10 ही लोग का पैसा देंगे, और सिंह साहब बोलेंगे हमारे यहाँ 15 लोग, हम 15 लोग का पैसा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली तो होटल वाले को ये बताया जाता है कि भैया देखो, लड़के वाले की तरफ से इतने, लड़की वाले की तरफ से इतने, मतलब तुमको टोटल 25 आदमी का इंतजाम करना है। 25 आदमी आएंगे शादी में, या 25 आदमी मेन इंपॉर्टेंट लोग हैं, इन लोगों के लिए अच्छे वाले कमरे, एकदम 5 स्टार वाले कमरे। तो ये जो टोटल नंबर बताया गया ना, ये टोटल नंबर को ही यूनियन कहते हैं। अब ध्यान से समझो कि अब मान लो ऐसा होगा क्या कि भट्टी साहब बोलेंगे कि यार हमारे तरफ से 10 लोग हैं, लेकिन हमारी बहू भी तो आ गई, तो वो 11 हो गई, तो हमने हमारे तरफ से 11 लोग। और सिंह साहब बोलेंगे कि यार हमारे तरफ से 15 लोग हैं, लेकिन अब तो हमारा दामाद भी आ गया, तो 16। नहीं भाई, कोई एक ही नहीं, तो डबल काउंटिंग हो गया ना, क्योंकि ये सिंह साहब ने लड़के को भी काउंट किया, लड़की को भी, और वैसे ही भट्टी साहब ने भी लड़के को भी काउंट किया, लड़की को भी। तो ऐसा नहीं करेंगे, ओवरऑल बताते हैं कि यार हमारे तरफ से 10 लड़का मिला के, और ये लोग लड़की मिला के 15, टोटल 25 हो गए। डबल काउंटिंग नहीं हुआ, और इसे ही हम कहते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब इन दोनों गोलों में जितने एलिमेंट्स हैं सबको गिन लीजिए, बीच वाले को 2 बार मत गिनिए। नहीं गिनिएगा 2 बार, तो उसे ही हम कहते हैं ए यूनियन बी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अच्छा सर, 2 बार अगर नहीं गिनना है तो इसका कोई मैथमेटिकल तरीका भी है क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ, मैथमेटिकल तरीका है, बड़ा सिंपल सा, देखो बताता हूँ क्या। देखो, डबल कैसे गिन लिया जाएगा, मतलब क्या किन केसेस में आप डबल गिन सकते हो, तो समझो यहाँ पे मैं ए प्लस बी करूंगा। ए प्लस बी मतलब सिंह फैमिली प्लस भट्टी फैमिली, दोनों को जोड़ूंगा। तो जब दोनों को जोड़ूंगा तो दिक्कत कहाँ होगी, हो सकता है ये वाला जो पार्ट है लड़का लड़की, ये 2 बार ऐड हो जाए। तो मैं ऐसा करूंगा, ए प्लस बी के बाद माइनस कर दूंगा कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी, कि भैया ये जो बीच वाला पोर्शन 2 बार ऐड हुआ ही होगा, जब दोनों ने अपने अपने हिसाब से ऐड किया होगा, तो ये 2 बार ऐड हो गया, तो मैंने एक बार माइनस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया तो हो गया एकदम सही। तो इसे ही हम कहते हैं ए यूनियन बी, और ये बनता है बेटा मैथमेटिकल फॉर्मूला ए यूनियन बी का। समझ पाए क्या? तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला कि ए यूनियन बी मतलब ए और बी को ऐड कर दो, लेकिन 2 बार अगर एडिशन हुआ है बीच का इंटरसेक्शन का, अगर हुआ है मतलब होएगा ही होएगा, ऐड करोगे तो 2 बार एडिशन हुआ है, इसलिए इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट। समझ गए? तो यूनियन और इंटरसेक्शन, तो यूनियन ऑफ सेट में देखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया मैंने सारे डॉट्स के साथ कि ऐसा होता है यूनियन, और इंटरसेक्शन में दिखा दिया ये बस बीच वाला होता है। क्लियर? समझ गए? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको ए यूनियन बी समझ में आया। अगर मैं थोड़ा सा और मार्क करके दिखाऊं तो ये होता है ए यूनियन बी, ये पूरा, जिसमें कोई भी चीज 2 बार नहीं गिनी जाती। क्लियर? ये ए यूनियन बी, और इंटरसेक्शन में अगर देखा जाए तो ये ए यूनियन बी था, इंटरसेक्शन का इन्होंने दिखाया नहीं, ये बीच वाला ये इंटरसेक्शन, ये है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक बात? समझ गए? चलिए सवाल करते हैं एक तो मजेदार सवाल। कहता है कि a is equals to x such that x belongs to w, w मतलब होल नंबर, ठीक है, एंड x is less than equal to 5, 5 है या 5 से छोटा है, तो 5 है या 5 से छोटा है तो सबसे पहले a बना ही लो। तो यार 5 या 5 से छोटा होल नंबर कौन कौन होता है, तो 0 होता है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, क्लियर? अब b, y such that y is a prime number less than 10, 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन होगा, तो b 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 तो होता नहीं है, बस दैट्स इट। क्लियर? अब बोलता है फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, सिंपल तरीके से वहीं से निकल जाएगा। तो ए, ये ए होगा, और देखो तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो हाँ मेरे को तो दिख रहा है इन दोनों में कॉमन, क्या दिख रहा है भाई, मेरे को दिख रहा है 2 कॉमन है, मेरे को 3 भी कॉमन दिख रहा है, 2 3 दोनों में कॉमन है, और कुछ है, हाँ 5 भी कॉमन है, अच्छा 5 भी कॉमन है, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन तो है बाबा। तो मैंने 2 गोले बना लिए और बीच में इंटरसेक्शन वाला जगह भी छोड़ दिया। अब जरा ध्यान से देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा 2 3 और 5, ये ए में भी होगा और बी में भी होगा, इसीलिए बीच में आया है। अब ए में और क्या बच गया, तो 0 1 बच गया, और 0 1 4, 0 1 4, और बी में क्या बच गया, सिर्फ 7 बचा। ठीक है, हमसे बोला गया ए यूनियन बी बताइए। ए यूनियन बी मतलब इस सारे एलिमेंट्स को लिख दीजिए। तो सारे एलिमेंट्स मतलब 0 1 2 3 4 5 7, देखो 0 1 2 3 4 5 7 सारे एलिमेंट्स। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, 0 1 2 3 4 5 और 7, ये सारे एलिमेंट्स हो गए ए यूनियन बी के। आ गया सिंपल तरीके से। अब रिप्रेजेंट ए यूनियन बी यूजिंग वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम से तो हमने पहले ही बता दिया था। समझ गए? बस इतना ही था, कुछ नहीं था, एकदम हलवा। तो ए यूनियन बी दिखा दिया।
इंटरसेक्शन वाला मैंने वहां मार्क कर दिया था, तो ये इंटरसेक्शन होता है दोनों के बीच के कॉमन एरिया। चलो कॉमन एरिया पे भी एक सवाल करते हैं। अब जैसे मान लो ये, फाइंड द इंटरसेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, ये दो डॉट का मतलब होता है सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, अब इसमें बोला नहीं है कि कहां तक जाना है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट बनेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 तो बहुत ही नेचुरल नंबर ही इनफाइनाइट होते हैं। तो आप ए को लिखोगे बस ऐसे 3 6 9 12 डॉट 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 कर देना। डॉट 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 का मतलब ये हो गया कि भैया इनफाइनाइट सेट है। बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा। तो बी जो है नेचुरल नंबर 6 से छोटा, 1 2 3 4 5, 5 तक ही रहेगा क्योंकि लेस देन 6 बोला है, 6 से छोटा। अब बताइए, और एक्स क्या है, अच्छा पहले वाला ही केस देखते हैं। तो अब इन दोनों में क्या बोला है कि भैया यहाँ पे तो बोला कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बोला यही होगा। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन क्या क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, तो कॉमन क्या क्या है जरा जल्दी बता दो। कॉमन मेरे को दिख रहा है 3, हाँ 3। फिर 6, नहीं 6 नहीं दिखेगा। सिर्फ एक ही एलिमेंट दोनों में कॉमन आया, क्या 3। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों के बीच में कॉमन क्या है, तो दोनों के बीच में सिर्फ 3 कॉमन है। क्लियर है। अब दूसरे वाले में हमसे बोला x है 1 2 3 और y है 5, 5 मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, यही बोला। तो अब पूछा गया इन दोनों में कॉमन क्या होगा, क्योंकि हमसे इंटरसेक्शन ही पूछा गया है। तो देखो इसमें खाली है, कुछ भी नहीं है, और इसमें 1 2 3 है, तो 1 2 3 के साथ इसमें भी एक खाली होगा। याद करो मैंने बताया था हर सेट का एक एलिमेंट 5 होता ही होता है ना, बताया था। तो इन दोनों में इसमें भी 5 होगा, बस दिख नहीं रहा है, हवा है, हवा दिखता नहीं है, इसमें कुछ नहीं है तो हवा ही होगा। तो दोनों का कॉमन क्या होगा, 5। तो अगर यहां हमसे कोई पूछे x इंटरसेक्शन y, तो हम बोलेंगे 5। क्लियर है क्या, आ गया आंसर, समझ गए सारे। बस आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अगर सारे समझ गए तो कहाँ गया, अच्छा ये दूसरा ऑपरेशंस ऑन सेट्स आ गया, सॉरी। हाँ जी, चलो अब ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे बात और करते हैं, ठीक है। तो हमने बात कर लिया ऑलरेडी, ये बता भी दिया कि A इज अ सबसेट ऑफ B। अगर ऐसा लिखा हो कि A इज अ सबसेट ऑफ B, तो A यूनियन B कैसा, A इज अ सबसेट ऑफ B का तो पहले ही डायग्राम अपन देखे थे कि भैया A इज अ सबसेट ऑफ B मतलब A B के अंदर रहेगा। अब अगर हमसे कोई पूछे A यूनियन B बताइए इसमें, मतलब दोनों का पूरा बता दीजिए, तो A ऑलरेडी इसके अंदर है, तो A यूनियन B मतलब यही होगा ना। तो A यूनियन B इस केस में क्या हो जाता है, B के बराबर। ठीक है, इस केस में क्या हो जाए, A B के बराबर। यहां तक समझ गए। अब इसी तरीके से अगर मान लो ऐसा ही है, A इज अ सबसेट ऑफ B, ऐसा ही डायग्राम बना हुआ है, लेकिन आप कोई पूछे A इंटरसेक्शन B, बताइए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन जाहिर सी बात है यही आएगा। A और B दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये अंदर वाला पोर्शन। तो इसलिए अंदर वाला पोर्शन कॉमन आ गया। अगर यूनियन पूछा तो B आ जाएगा। तो A यूनियन B, A यूनियन B क्या हो जाएगा, B के बराबर। लेकिन A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, A के बराबर। सारे समझ गए, सारे समझ पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, ऑल्सो नोट दैट फाई इंटरसेक्शन ए, फाई इंटर मतलब खाली कुछ भी नहीं। तो अगर कुछ भी नहीं है और उसका कॉमन निकाले ए के साथ, तो ए में भी बस एक कुछ भी नहीं होगा, फाई होगा इसके अंदर। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, फाई ही। और अगर यूनियन का यूनियन निकाले, मतलब यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकाले ए के साथ, तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का ए के साथ होगा तो यू होगा। ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी क्या है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ए इंटरसेक्शन बी इज फाई and A and B are said to be disjoint sets, then A intersection B can be represented as। इसका साफ मतलब समझो, जैसे A intersection B फाई है, फाई मतलब अब इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। से फॉर एग्जांपल अभी भट्टी फैमिली आई है और इधर से सिंह फैमिली आई है, अभी शादी नहीं हुई है। तो शादी नहीं हुई है तो भाई ये सिंह फैमिली और भट्टी फैमिली में कुछ भी कॉमन नहीं है। अभी अभी तो शादी हुई नहीं है ना, शादी होएगी तब तो इनकी बेटी इनकी बहू बन जाएगी और इनका बेटा इनका दामाद बन जाएगा, ऐसा ना। लेकिन अभी शादी हुई नहीं है, तो जब नहीं होएगी तब ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब भी कुछ भी कॉमन नहीं होता है, इंटरसेक्शन जीरो होता है, तो उस टाइम पे हम ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। इसको याद रखिएगा। क्या हो गया, अच्छा, ऐसे सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ये जरूरी है। ठीक है, एंड ए यूनियन बी इज रिप्रेजेंटेड। अब ए यूनियन बी भी कैसे होगा, जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे ही होगा। अलग अलग यूनियन का मतलब हमेशा होता है सबको लेना है, बस डबल काउंटिंग नहीं करनी है। ठीक है, समझ गए। चलो जी, एक सवाल लेकर करते हैं। सवाल क्या कहता है, इफ p इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 5।
5 से छोटा होल नंबर क्या होगा? तो P में लिख देते हैं होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4। Q, द सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 9। 3 से बड़ा लेकिन 9 से छोटा ऐसा इवन नंबर्स। तो Q को लिख देते हैं 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा मतलब 4 होगा। तो ये हो गया 4, 6, 8। 9 से छोटा बोला है। द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6, आर क्या है? द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, आर में 6 का फैक्टर मतलब 6, 12, 18, 24 डॉट 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 डॉट, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट होगा। सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे बोलता है पी इंटरसेक्शन क्यू निकालिए पहले। तो पी इंटरसेक्शन क्यू मतलब दोनों में कॉमन क्या है? तो देखो, दोनों में कॉमन अगर निकालना है मेरे को, तो मेरे को दिख रहा है साफ साफ कि 4 है कॉमन, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पी इंटरसेक्शन क्यू में क्या आएगा एलिमेंट? 4। बस एक ही आएगा। हाँ जी, एक ही आएगा। उसके बाद कहता है बाजू में क्यू इंटरसेक्शन आर, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो क्यू और आर में देखो कॉमन क्या है। तो क्यू और आर में तो मेरे को दिख रहा है साफ साफ कि 6 कॉमन है, सिर्फ 6। इसके अलावा कुछ कॉमन है? ये यहीं पे रुक गया, ये तो आगे बढ़ते जा रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 6। अब बोलता है इन दोनों का, ये दोनों अपने आप में एक सेट बनेंगे। इसके पास 4 है, सेट में बस एक ही एलिमेंट है 4, सेट में बस एक ही एलिमेंट है 6। बोलता है इन दोनों का यूनियन निकालिए। तो यूनियन में हम हमेशा यही जानते हैं कि भाई दोनों को, सबको ऐड कर देना है, बस डबल काउंटिंग नहीं करनी है। तो 4 और 6 ऐड करके, ऐड मतलब बेसिकली दोनों एलिमेंट होंगे। तो फाइनल आउटकम क्या आया? 4, 6। ये बन गया हमारा सेट जो P इंटरसेक्शन Q यूनियन Q इंटरसेक्शन R है। समझ पाए क्या? तो यूनियन का मतलब कि भैया दोनों को साथ रख दो, बस डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। हो गया 4, 6, आ गया आंसर। ठीक है, आसान है। तो इसी तरीके से आपको सवालों को सॉल्व करना है। थोड़े से डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंटेशंस भी आएंगे, अभी और दिखाता हूं सवाल, और मजा आएगा। चलिए जी, तो हो गया 4, 6। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब यहां पे हमसे पूछता है ए इंटरसेक्शन बी और उसका यूनियन ए के साथ। तो अब थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि इसका आंसर कैसे आएगा। तो थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। मानते हैं हमारा ए ऐसा है और बी ऐसा है, ऐसा ही जनरली रहता है, ए और बी। अब ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट होगा, होगा, और इसका हमें कह रहा है कि ए के साथ यूनियन कर दिए। ए मतलब ये ए, इसके साथ यूनियन, यूनियन मतलब जोड़ दीजिए, दोनों को साथ कर दीजिए। तो इन ए को इसके साथ जोड़ेंगे मतलब ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगा ना, ये तो ए के अंदर ऑलरेडी है, तो इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो कहता ये है कि भाई ये जो लाइन हमने है, ये ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये वाला लाइन है, ये जो लाइन है यही है ना ए इंटरसेक्शन बी। इसको ए के साथ जोड़ दीजिए, मतलब फाइनल आउटकम ए ही आएगा। ऐसा ही है ना, ए के साथ यूनियन कर दीजिए। अब जैसे मान लो अगर कोई चीज ऐसा लिखा हुआ है, ये ए है और यहाँ पे बी है, अगर कोई बोले ए यूनियन बी कर दीजिए, तो भाई बी तो इसके अंदर ही है, तो अगर ए यूनियन बी बोलेगा तो हम ए ही तो लिखेंगे ना आंसर। हमें भी तो वही बोल रहा है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये ए के अंदर ही है, तो इसके साथ यूनियन मतलब आंसर ए। हेंस वी गेट द आंसर। क्लियर? चलिए, हाँ, तो ये है ए, ये रेड वाला पार्ट है ए, और ए इंटरसेक्शन बी कौन सा वाला पार्ट था? सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट था, ये दिखाया नहीं। तो इसको ए के साथ जब हमने किया तो पूरा पूरा रेड आ गया, आंसर आ गया ये। अब यूजिंग वेन डायग्राम सॉल्यूशंस, ये दोनों तरीके से बन सकते हैं, कॉमन सेंस से, वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से हमेशा आसान होता है। ठीक है, चलो अब प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। और प्रॉपर्टीज पे क्या बात करते हैं? अब जैसे मान लो सबसे पहला लॉ जो कम्यूटेटिव लॉ है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का मतलब क्या कि भैया अगर कोई बोले ये है ए और ये है बी, तो ए और बी वाले को साथ में लिखो, या फिर बी और ए वाले को साथ में लिखो, तो बात तो बराबर है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा यहाँ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, इंटरसेक्शन में भी फॉलो होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी में कॉमन, और बी इंटरसेक्शन ए का मतलब होगा बी और ए में कॉमन, तो दोनों का कॉमन तो सेम ही होगा। तो हेंस कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ए यूनियन बी और यूनियन सी ये इक्वल होगा ए यूनियन और बी यूनियन सी, क्योंकि इसका मतलब दोनों का सेम है। जैसे कह रहा है ए और बी में जो भी हो सबको लिख दो, और फिर सी के साथ उसको जोड़ दो, मतलब ए और बी को जोड़ दो और फिर सी को जोड़ दो। इसको ऐसे समझते हैं। यहाँ पे भी वही कह रहा है, यहाँ कह रहा है पहले बी और सी को जोड़ो, उसके बाद उसको ए के साथ जोड़ो, बट अल्टीमेटली तो तीनों को साथ में रखना है, तीनों को साथ में जोड़ के चलना है, बस वही है। और इंटरसेक्शन में भी वही सेम, मतलब इसमें भी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। कैसे? कहता है
कि भैया ए और बी में कॉमन, और फिर जो भी आया उस वो सी में कितना कॉमन है। सेम चीज है, बी और सी में जो कॉमन है और वही ए के साथ कॉमन। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। सिमिलरली लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, ए यूनियन फाई, मतलब ए को जोड़ो कुछ नहीं के साथ, फाई का मतलब होता है कुछ नहीं, तो ए को जोड़ो कुछ नहीं के साथ तो ए ही आ जाएगा। और फिर कहता है यूनियन, यूनियन मतलब पूरा दुनिया ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड, और ए इसी ब्रह्मांड में से कहीं होगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन तो ए ही होगा, तो यूनियन और इंटरसेक्शन ए रहेगा। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी मतलब जो यहां डाला वही बाहर आ गया, जो यहां डाला वही बाहर आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट है आइडेम्पोर्टेंट लॉ। आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या, ए का यूनियन ए के साथ कीजिएगा तो ए आएगा, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ कीजिएगा तो ए आएगा। जाहिर सी बात है दोनों में कॉमन भी ए ही है, जब ए ही ए है दोनों जगह, यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी, तो आंसर भी ए आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो आप इसको अपने मन में ऐसे समझिए, ए मल्टीप्लाइड है बी प्लस सी के साथ, ऐसा समझिए। तो आप इसको ऐसे समझ पा रहे हैं क्या कि जब ये मल्टीप्लाई होता है तो ए मल्टीप्लीकेशन बी और प्लस ए मल्टीप्लीकेशन सी, ऐसा ही होता है ना, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम चीज यहां पे भी है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो देखो ए यूनियन बी आएगा, पहला ए यूनियन बी, फिर ये वाला साइन था प्लस जिसको हमने माना प्लस, फिर ए यूनियन सी के साथ होगा। तो आप इसको प्लस और मल्टीप्लाई के जैसा समझ सकते हैं कि भैया ये मल्टीप्लाई है तो ए मल्टीप्लाई बी, फिर ए मल्टीप्लाई सी, और ये बीच में साइन आ गया। वही सेम चीज यहाँ पे भी हुआ, ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, और बीच में ये वाला साइन आ गया। अगर ये साइन पलटते हैं तो भी सेम ही रहेगा, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में ये वाला साइन था, बीच में ये वाला साइन आ गया। तो इस रूल को हमेशा याद रखिएगा, इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स पे। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, तो जैसे मान लो जब घर टूटता है, ऐसे डाइवोर्स होता है या भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, जो छोड़ के जाता है, तो जो भी छोड़ के जाता है, डिफरेंस का मतलब क्या समझते हो, जैसे ए माइनस बी, यही होता है डिफरेंस। तो माइनस बी मतलब बी माइनस हो गया, चला गया, ऐसा ही ना। तो जब बी माइनस होगा, चला जाएगा, तो बी अपना सब कुछ लेकर जाएगा, जो भी जिसकी भी लड़ाई होती है भाई वो अपना छोड़ के थोड़ी जाता है, वो लेकर जाता है। तो ऐसा ही सेट्स में भी होता है। अब जैसे मान लीजिए ये है ए और ये है बी, अब जैसे दोनों में कोई बातचीत ही नहीं है और हमें कोई बोले ए माइनस बी, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लो पड़ोसी है, पड़ोसी तुम अपना घर छोड़ के चला गया, तो पड़ोसी अपना घर छोड़ के चला गया तो तुम्हारे घर से थोड़ी सामान लेके जाएगा कि सर दे दीजिए तो अपना मिक्सी और वैक्यूम क्लीनर भी हमको दे दीजिए, ऐसा थोड़ी बोलेगा। वो जाएगा अपना जाएगा। तो जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तब तो कोई इशू नहीं है, ए माइनस बी का कोई मतलब ही नहीं होगा, ए माइनस बी विल बी इक्वल टू ए ओनली। भाई बी चला गया, बी चला गया, इट्स ओके। लेकिन दिक्कत कहां आती है, दिक्कत आती है अगर मान लो ये ए है और ये बी है, दो भाई रहते थे, दोनों भाई ने बहुत सारी चीजें मिलके भी ली होंगी, हो सकता है बहुत सारी बात, मतलब ये ए है ये बी है, कुछ चीजें बी ने खरीदी अपने पैसे से, कुछ ए ने खरीदी। तो जब बी लड़ाई करके जाएगा तो अपना सब कुछ लेकर जाएगा, सब कुछ मतलब ये पूरा लेकर जाएगा। तो जब दोनों में लड़ाई हो जाएगी तो बचेगा क्या, बचेगा ऐसा, जब मैं यहां पे लिख रहा हूं, जब ए माइनस बी हुआ तो क्या बच रहा है, तो क्या ऐसा बच रहा है, ये और ये खोखला, समझ रहे हो, ये वाला पार्ट सिर्फ बचेगा, ये वाला पार्ट देख पा रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड एज ए माइनस बी, क्योंकि जो भी माइनस हुआ, जो भी गया, वो अपना सब कुछ लेके गया, एंड दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स। जब भी ए माइनस बी होगा तो ये बी निकल जाएगा। अब देखो इसको जब आप समझ पा रहे हो कि ये ए माइनस बी में से ये ग्रीन पोर्शन सिर्फ बचा, बाकी बी गया तो बी अपना लेके सब कुछ गया। तो अगर तुम ध्यान से समझोगे, देखोगे, तो तुमको महसूस होगा कि इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है। क्या, देखो जो बचा हुआ पोर्शन है, ये जो ग्रीन पोर्शन है, इस ग्रीन पोर्शन को ऐसा समझ सकते हो क्या, ए है उसमें से माइनस क्या हुआ है, वो हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा समझ सकते हो क्या। क्योंकि देखो तो यही पोर्शन गया ना जो दोनों का कॉमन था, जो बी ऐसे भी जो इसका पर्सनल था वो तो लेके जाएगा, वो तो एक्सपेक्टेड था, बट जो दोनों यूज कर रहे थे वो लेके गया, तो वो परेशानी वाली बात है, उसी की वजह से तो ऐसा गैप आ गया। तो ये गैप किसकी वजह से आया, उस पोर्शन की वजह से जो ए इंटरसेक्शन बी में था। तो मैंने लिखने का तरीका लिख दिया,
ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए में से क्या माइनस हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी माइनस हुआ है। समझ गए? तो ये लिखने का एक और तरीका है, लेकिन वेन डायग्राम से तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए जी, अब अब मान लो इसका उल्टा हो जाए, बी माइनस ए हो जाए। बी माइनस ए मतलब, बी माइनस ए मतलब ये ए माइनस हुआ है, ये जा रहा है, यही जा रहा है। तो जब ए जाएगा तो अपना सब कुछ लेके जाएगा, तो ये इधर खोखला हो जाएगा बी के पास। समझ रहे हो? तो ऐसा होता है। ठीक है, चलिए जी सवाल सॉल्व करते हैं। एक सवाल कहता है लेट a equals to x such that x is an even natural number less than or equal to 10। इवन नेचुरल नंबर 10 या 10 से छोटा। तो क्या होगा भाई? ए लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10, यही होगा ए, इवन नेचुरल नंबर। बी क्या है? x is x such that odd natural number less than or equal to 10। तो odd, तो बी को लिख दो, तो ये होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 3 5 7 9, 10 या 10 से छोटे में था। अब हमसे बोलता है बताइए a माइनस बी। तो याद करो मैंने बोला था a माइनस बी तभी निकलेगा जब दोनों में कुछ कॉमन आएगा। अब यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं है क्या कॉमन? कुछ भी कॉमन नहीं है, ये ऑड है, ये इवन है। तो अगर यहाँ पे मुझसे कोई पूछे a माइनस बी, भाई b गया तो क्या फर्क पड़ा a के सेहत पे? कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर a ही रहेगा एज इट इज 2 4 6 8। समझ गए? वैसे ही कोई हमसे पूछे बी माइनस ए बताइए, तो हम बोलेंगे बी माइनस ए में भी कोई इशू नहीं है। ए जब निकल कर गया तो बी की सेहत पे क्या असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा, एज इट इज बी रहेगा। रहेगा, बिल्कुल रहेगा। इज ए माइनस बी एंड बी माइनस ए इक्वल? नहीं। कैसे इक्वल हो जाएगा? ए माइनस बी जब बी निकल कर गया तो बचा कौन? ए। और यहां से ए निकल कर गया तो बचा कौन? बी। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो इज दिस इक्वल्स टू दिस? नो। समझ पाए क्या? बस सिंपल। चलिए जी, अगर सारे समझ गए तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो यहां पे a और b लिख दिया गया है, b माइनस ए इक्वल्स टू एज इट इज b। देखो दिख रहा है, b माइनस ए क्या किया? b के बराबर है। वैसे ही a माइनस बी किसके बराबर है? देखो a के बराबर है ना? सिंपल। चलिए जी, अब अगला सवाल करते हैं। इफ x इज ए ई आई ओ यू, सारे के सारे वॉवेल्स का सेट बना लिया, y इज ए बी सी डी ई, देन व्हाट इज y माइनस एक्स? y में से x को हटाना है या x जा रहा है, तो y में से x जो जा रहा है तो सबसे पहले तो खोजो कॉमन एलिमेंट्स, वही तो लेकर जाएगा ना। तो कॉमन एलिमेंट्स कहाँ है भाई? तो मेरे को दिख रहा है e कॉमन है, e कॉमन है, e कॉमन है, a भी कॉमन है, हाँ a भी कॉमन है, i o u तो कॉमन नहीं है। तो a और e, तो y में से जब x जा रहा है तो x अपना ये दो एलिमेंट लेकर जाएगा। कौन से? a और e लेकर जाएगा। तो a और e यहां से कट जाएंगे, कट जाएंगे। तो अब हमारे पास y माइनस एक्स क्या बचेगा? बी सी डी, बी सी डी। इसका a और e चला गया। समझ गए? तो बी सी डी। समझ गए? ऐसा ही होता है, यही है तरीका। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट देख रहे हो, लेकिन ये वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है। देखो, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमेशा इंसान समझता तो यही है। कॉम्प्लीमेंट बोलता अरे बहुत खूबसूरत लग रहे हो, अरे बहुत सुंदर लग रही हो। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट व्हाट पीपल अंडरस्टैंड, बट मैथमेटिक्स में कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा होता है। क्या होता है? तो समझो, अब जैसे मान लेते हैं यहां पे let n be the universal set and p be its subset given as p x such that x is natural number less than equal to 10। 10 या 10 से छोटा वाला नेचुरल नंबर, ठीक है, ये बना है p सेट। तो बनेगा कौन सा? 1 2 3 ऐसा डॉट डॉट कहां तक? 10 तक। ये है p। अब बोलता है p का कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो p का कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो कॉम्प्लीमेंट बताइए का मतलब ये होगा कि वो सारे नंबर्स जो p में नहीं है। ऐसा ही होता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, जैसे p ये है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ p का मतलब होता है, p कॉम्प्लीमेंट को p डैश से दिखाते हैं, इसका मतलब यूनिवर्सल में से p हटा दो। मतलब जितने नेचुरल नंबर्स हैं उसमें से 1 से 10 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। समझे? तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ p। तो ये यहां वाला कॉम्प्लीमेंट, यहां वाला कॉम्प्लीमेंट और यहां वाला कॉम्प्लीमेंट में अंतर है, ध्यान रखिएगा बस। यहां वाला कॉम्प्लीमेंट मतलब अरे खूबसूरत लग रहे हो, यहां का मतलब ये होता है कि टोटल जो भी यूनिवर्सल है आपका, उसमें से वो चीज नहीं होगी। नॉट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी नहीं, इसको इवेंट ए सैंपल स्पेस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो देखो इसको ऐसे समझो, ये यूनियन है, पूरा बता दिया। यूनियन मतलब ये पूरा डब्बा है, मान लेते हैं ये पूरा डब्बा नेचुरल नंबर का है। ठीक। इसमें से ये वाला जो था ये आपका पी था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो नॉट पी क्या होगा, बस 1 से 10 के अलावा कुछ भी हो जाए, कोई भी नेचुरल नंबर चलेगा। समझ गए? तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को ए पे पावर सी या ए पे ऐसा डैश दोनों दिखाते हैं एपोस्ट्रोफी करके। तो अब देखो एक और एग्जांपल से समझाता हूं। अब जैसे मान लो ये सवाल है, इस सवाल में कह रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। सारे इवन नेचुरल नंबर का सेट, पहला वाला सेट मानते हैं इसको ए। तो अगर हमें ए डैश निकालना है तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे? ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहां इवन आ गया तो इवन का एकदम उल्टा आना चाहिए। दूसरा वाला देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 9। बी क्या है हमारा? एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 9, मतलब 5 को इधर ले जाओगे तो एक्स इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 आया बी में, सिर्फ एक एलिमेंट। तो हमारा बी डैश क्या बनेगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, बस x 4 नहीं होना चाहिए। कोई भी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर ले लो, बस 4 नहीं होना चाहिए। तो हमने x नॉट इक्वल टू 4 कर दिया, यही होता है बी डैश। अब वैसे ही अगर c मान लो ये x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 7 या 7 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर ही सेट रखा गया है यूनिवर्सल। तो हमारा सी डैश क्या बनेगा? 7 या 7 से बड़ा बोला है तो ये 7 से छोटा कर दो, x सच दैट x इज लेस देन 7। और नेचुरल नंबर भी होगा तो नेचुरल नंबर तो लिख ही लो, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर 7 से छोटा। समझ गए? तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा उसका एकदम उल्टा। क्लियर? चलिए चलिए जी, अगर याद रखे तो अब अगला सवाल कहता है यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। जितने भी ट्रायंगल्स हो सकते हैं वही है यूनिवर्सल सेट। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एटलीस्ट वन, कम से कम एक एंगल तो 60 नहीं होगा। ठीक है? तो कम से कम एक एंगल 60 नहीं होगा तो इसका मतलब वो इक्विलैटरल कभी नहीं हो सकता। ऐसा ही है ना? क्योंकि अगर एक एंगल मतलब कम से कम एक एंगल 60 नहीं होगा ऐसा बोला है, तो इसका एकदम अपोजिट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ऑल एंगल्स 60। ऐसा ही होना चाहिए ना? ये कहता है ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। 60 से एक, कम से कम एक, सारे अलग हो जाए बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम एक तो 60 से अलग होना चाहिए। तो इसका एकदम अपोजिट स्टेटमेंट ये बनेगा कि ए डैश सेट ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 60 डिग्री, सेट ऑफ ट्रायंगल्स with all angles equals to 60 डिग्री, मतलब बेसिकली इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जा रहा है, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है? तो आ गया, ऐसे ही दिखाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को। ठीक है? समझ गए? चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, तो सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। अब अगला एक असर्शन रीजन का सवाल कहता है, असर्शन में इफ a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ रियल रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब एक बात बताओ, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 को जब इधर 1 भेजोगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 आ रहा है, इसका रियल रूट होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कहता है रियल रूट जो होगा वही होगा इसके सेट में, मतलब रियल रूट होएगा ही नहीं, तो इसका मतलब a के अंदर कुछ है ही नहीं। ठन ठन गोपाल। फिर b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। b क्या है? मतलब x क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है और x स्क्वायर 40 से छोटा है। तो पॉजिटिव इंटीजर x स्क्वायर 40 से छोटा, तो 40 से छोटे कितने स्क्वायर नंबर्स होते हैं? तो 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 3, 4, 5 और 6। 6 के बाद नहीं होगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो आ गया 40 से छोटा इन सब का स्क्वायर होता है। आ गया। अब कहता है अब बताइए a यूनियन b, a यूनियन b b के बराबर होगा। तो हाँ सही बात है, होगा। क्यों? क्योंकि ये तो खाली है, खाली है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? यही आएगा ना, बी। बिल्कुल आ रहा है, तो ए यूनियन बी बी होगा। हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। स्टेटमेंट पहला वाला, नहीं एक मिनट, पहला वाला ए ट्रू है इफ, नहीं अच्छा पहला वाला असर्शन ट्रू है। हाँ तो असर्शन क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब रीजन पढ़ते हैं। असर्शन ट्रू हो गया कि हाँ भाई ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब रीजन, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। हाँ बिल्कुल ये भी सही है, ये तो हमने अभी भी प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर होता है। ये भी ट्रू है। लेकिन एक बात बताओ,
ऊपर वाला स्टेटमेंट इसकी वजह से ट्रू हुआ है क्या? नहीं, वो तो ये तो दूसरी प्रॉपर्टी की वजह से ट्रू हुआ है जहां पे हमने देखा था कि अगर फाई और यूनियन को सेट करेंगे तो आंसर सेट आएगा। ये ट्रू होने के लिए अलग कारण है, इसके लिए अलग कारण है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। तो आंसर आएगा बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, समझ पाए? हेंस दैट इज द आंसर। तो आंसर बिकम्स बी। क्लियर है? चलिए जी, अगर क्लियर है तो बी आंसर आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक, अब डी मॉर्गन्स लॉ, इसको याद रखने के लिए डी मोरगन याद रखना है ऐसे। ठीक है, तो डी मोरगन लॉ क्या कहता है? ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉ है, एकदम सिंपल सा है और इस पे सवाल बहुत आते हैं बस। तो डी मोरगन लॉ ये कहता है कि अगर आप ए यूनियन बी, इन दोनों को बस याद रखना है, ए यूनियन बी लिखते हैं और इस पूरे पे ऊपर से डैश डालते हैं, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये जो डैश है ना दोनों पे बटेगा, लेकिन बस बीच के साइन को उल्टा कर जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है ए यूनियन बी और आपने इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाया, तो ये कॉम्प्लीमेंट दोनों पे बटेगा, मतलब इसका भी डैश होगा और इसका भी डैश होगा, बस ये बीच वाला यू पलट के इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आपने इंटरसेक्शन में किया, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी है और इस पे आपने कॉम्प्लीमेंट लगाया, तो ये दोनों पे बटेगा, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन, मतलब ए डैश और बी डैश दोनों होगा, बस इंटरसेक्शन बदल के यूनियन हो जाएगा। इसे ही कहते हैं डी मोरगन। ठीक है, एकदम फ्लिप मार देता है। याद रखोगे, बस इसको याद रखोगे, बाकी लाइफ सेट। चलो सवाल करते हैं। क्या है? यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 2 4 6 8। देन बोलता है वेरीफाई कीजिए ए डैश का डैश ए होगा। तो देखो ये होता तो है, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, बस बोल रहा है वेरीफाई कर दीजिए। तो डैश, ए का डैश मतलब जो ए में नहीं हो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए, तो 1 2 3 4 के अलावा क्या हो सकता है? 5 6 7 8 9। तो ए का डैश निकाल लो, 5 6 7 8 9, और बोलता है आप वापस से इसका डैश निकालिए। मतलब ऐसा सेट बताइए जिसमें 5 6 7 8 9 ना हो। तो अगर 5 6 7 8 9 नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये होगा, है ना? तो अगर इस पे वापस से डैश डालेंगे, ए डैश पे वापस से डैश, मतलब आ जाएगा 1 2 3 4। तो ये कुछ नहीं है, बस बच्चे वाला चीज है, ये एकदम सिंपल वही बच्चे वाला चीज है कि भैया ये ए के बराबर होगा। तो ये सेम आप इसमें और इसमें और इसमें भी कर लीजिएगा, मतलब इन दोनों में कर लीजिएगा, एकदम बच्चे वाला ही चीज है और कुछ नहीं है। यहाँ पे डिमॉर्गन्स प्रूफ कराना है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 और 2 4 6 8 का यूनियन कर दीजिए और फिर उसका डैश कर दीजिए। फिर देखिए वो ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर आ रहा है कि नहीं आएगा। बड़ा सिंपल सा है, करके देखिएगा। ठीक है, चलिए जी, अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब एक और सवाल करा देता हूं मैं, जो मेरे कराने लायक है। ये वाला सवाल आप अपने आप से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स टू प्रूव दैट फॉर ऑल द सेट्स ए एंड बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। देखो ये वाली चीज मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले तुमको पढ़ाया था, डिफरेंस ऑफ सेट में पढ़ाया था। देखो क्या बताया था मैंने, बताया था अगर ये ए है और ये बी है, तो बीच वाला ये जो पोर्शन है ये क्या है? यही पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, और ये आपका पूरा ए हो गया, ये बी हो गया। अब अगर कभी ऐसा होता है कि ए माइनस बी हो जाए, बी निकल कर जा रहा है, ऐसा है, तो बी निकल कर जाएगा तो अपना सब कुछ लेके जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा। तो ये वाले हिस्से के लिए मैंने अभी दिखाया था ना कि यार ये वाला हिस्सा कौन सा है? इतना पार्ट। तो इतना पार्ट को आप कैसे लिखोगे? इतने पार्ट को आप लिखोगे ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ही लिखोगे ना? बस यही करना था, हो गया। क्लियर? बस दैट्स इट। वेन डायग्राम से तुरंत प्रूफ हो गया। और प्रॉपर्टी से अगर प्रूफ करना चाहते हो तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसका इन्होंने ए इंटरसेक्शन बी का डैश ले लिया, फिर इसको सॉल्व कर दिया तो ए माइनस बी के बराबर आ गया। क्लियर? तो लिख कर करना चाहते हो तो ऐसे होगा, लेकिन लिख कर उतना जनरली आता नहीं है, ये बस समझने के लिए। तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया था ऑलरेडी, चूंकि डायग्राम से, इसलिए ऐसे लिख कर नहीं समझाया, किताबों में ऐसे लिख कर समझाया गया है। तो जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम में भी ऐसा नहीं पूछेंगे कभी, एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे, कॉम्पिटिशन में तो नहीं ही पूछेंगे। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं आगे। अब बात ऑल्टरनेटिवली, अच्छा वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया ऑल्टरनेटिवली वेन डायग्राम से किया जा सकता है, और यही आसान तरीका है, इसी को फॉलो कीजिएगा। चलिए जी, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सेशन तो समाप्त हो गया।
अब देखिए इस सेशन में मैंने आपको क्या-क्या करवाया। तो इस सेशन में मैंने आपको वेन डायग्राम्स के सारे प्रॉब्लम्स कराए, ऑपरेशंस ऑन सेट्स कराया, डिफरेंस ऑफ सेट्स कराया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कराया। ये 4 चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा सवाल बनेंगे। मैंने आपको पूरे की पूरी थ्योरी पढ़ा दी है। इस थ्योरी को पढ़ने से और इस सेशन को करने के बाद एक बात की गारंटी है कि आप कोई भी किताब उठा लीजिए अपने स्कूल लेवल का, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे एग्जाम्पलर हो, उसका हर एक सवाल आपसे बन जाएगा। सारे सवाल और उसके सॉल्यूशंस आपको समझ आएँगे, क्योंकि थ्योरी मैंने पूरी पढ़ा दी है। अब आपका काम क्या है, देखिए एग्जामिनेशंस में सवाल जब आता है और वो अचानक से आता है और अगर आपने उसका प्रैक्टिस नहीं किया है, तो इसीलिए एग्जामिनेशन में दिक्कत होती है। तो आप एग्जाम में जाने से पहले आप ज़रूर तौर पर बहुत सारे सवालों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप देखिएगा हर एक सवाल इन्हीं कॉन्सेप्ट से बन जा रहा है। इतनी गारंटी है। आईआईटी लेवल के सवालों के लिए मैं एक और सेशन करूंगा, जिसमें आईआईटी लेवल के सवाल और जो बचे हुए कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है? तो बस ये सेशन इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। इस सेशन के पीडीएफ को और डीपीपीस को आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना फ्री है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है? ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। बस अलविदा कहते हैं। मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय।